ये सीजेपी का आंदोलन जिस मोड़ पे है, जिस तरीके से गहमा-गहमी है, एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगी कि हर जगह अगर हम अन्ना हज़ारे के प्रोटेस्ट को देखें तो वहाँ पीछे केजरीवाल थे, यहाँ सोनम वांगचुक उपवास रख रहे हैं, पीछे दीपिके हैं, जिनके कई वीडियो कचौड़ी खाते हुए भी वायरल हुए हैं। तो क्या हर जगह एक इस तरीके का एक कॉम्बो ज़रूरी है कि जहाँ एक मास मीडिया अपील हो और पीछे एक रणनीतिकार कोई और हो? देखिए, ऐसा है कि हमें कभी भी अ, जो आंदोलन थे अन्ना और इन आंदोलनों में कुछ समानताएं थी, लेकिन बहुत विषमताएं हैं। अन्ना लाए गए थे। अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किए थे वो महाराष्ट्र में किए थे। वो एक आदरणीय व्यक्ति थे, पर पूरे देश पर उनकी कोई छाप नहीं थी। वो आए, उन्होंने अनशन किया, उसके बाद एक मास मूवमेंट हुआ। सरकार ने कुछ जल्दी कर दी, कुछ थोड़े झुक गए, 5 मंत्रियों को लगाया उन्होंने, जॉइंट मीटिंग्स होने लगी, और वो मूवमेंट जो था वो एक मूवमेंट पॉलिटिकल किलर साबित हुआ उस समय की गवर्नमेंट के लिए। चुनाव भले ही 3 साल बाद हुए, लेकिन वहाँ से उनके ताबूत पे कीलें जड़नी शुरू हुई। लेकिन मूवमेंट कभी-कभी नेतृत्व की मूवमेंट को ज़रूरत होती है, और वो नेतृत्व अन्ना हजारे ने दिया। केजरीवाल तब एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को पूरी तरह अपने मंच से दूर रखा था। ये जो आंदोलन है, ये एक प्रतिक्रिया के स्वरूप कॉकरोच आंदोलन उभरा, वो एक सोशल मीडिया आंदोलन था। इससे थोड़ी-सी उनको हवा मिली। अभिजीत दीपके अगर पॉलिटिक्स में आना चाहें, उनका स्वागत है, वो इसको एक अपने जीवन का एक अहम मुकाम मान सकते हैं। ना आना चाहें तब भी स्वागत है, वो अपनी जो भी करें। लेकिन ये जो मूवमेंट था, इसकी अन्ना से बहुत सी वजहों से तुलना नहीं की जा सकती। सोनम वांगचुक का जहाँ तक सवाल है, वो मॉरल स्टैंड के लिए वो एक सम्मानित आदमी हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो किया, लद्दाख में उन्होंने जो काम किया, वो वाक़ई सम्मान के योग्य है। लेकिन किसी सम्मानित आदमी एक निश्चित रोल में होता है। जैसे अगर हम डॉक्टर से ये उम्मीद करने लगे कि वो ओलंपिक का पदक भी ले आएगा, तो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आपको जब वो एक नैतिक रोल में यहाँ भी आ गए, और उसमें उन्होंने अनशन किया, कहीं न कहीं उन्होंने चर्चा इकट्ठी की, चर्चा के केंद्र में आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रतिभा कि ये उनको फ़ोकस कुछ और चीज़ों पर करना चाहिए बजाय इन चीज़ों के, और वो शायद इससे बच भी रहे हैं। उनके सारे बयान बड़े मैच्योर्ड हैं, वो कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं लाते, वो बड़ी मैच्योरिटी से बोलते हैं, और वो असर डालते हैं। लेकिन अगर वो रोज़-रोज़ बैठेंगे इस तरह से, तो उनका मूल कॉज़ पीछे चला जाएगा। आपने बहुत कायदे की बात कही कि हर आदमी की एक लिमिटेशन है, हमारी भी लिमिटेशन है, उनकी भी लिमिटेशन है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद कई लोग उन्हें गांधी कह रहे हैं, जैसे अन्ना हजारे को भी कहा था। तो क्या वो लिमिटेशन क्रॉस कर चुके हैं कि नहीं, है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। प्रतिभास की वजह है कि इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो गांधी ब्रांड के बारे में। गांधी नैतिकता के, सत्य के, प्रतिरोध के अंतिम और एक अधिकृत वॉइस बन गए हैं। हर समय गांधी की हमें ज़रूरत पड़ती है, गांधी के जाने के इतने सालों बाद, और हम हर एक पे गांधी ढूँढने लग जाते हैं। अन्ना हजारे में गांधी ढूँढने की गलती मैंने भी कर ली थी। मुझे नहीं मालूम था कि अन्ना हजारे और गांधी में इतना अंतर है। हालाँकि उस समय एक बड़े सीज़न्ड राजनेता ने मुझे फ़ोन किया था, जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो, और उन्होंने कहा था कि आपने क्या लिख दिया? कहाँ गांधी और कहाँ ये? लेकिन मुझे लगा था इनकी पार्टीगत नाराज़गी है, वो बिल्कुल सही थे। अगर वो इसको सुने तो मैं कहूँगा कि उन्होंने उस दिन मुझे एक सीख दी। तो एक तो गांधी ब्रांड की बात। गांधी ब्रांड को किल करने की जो कोशिशें हो रही हैं, नाथूराम गोडसे, जिसका एक ही काम जिसको लोग याद करते हो, गांधी का की हत्या थी। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे 2 बार मुझसे मिलने आए थे, पुरानी बात है। और वो सज़ा काट चुके थे पूरी, सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, अब उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता था। और वो आकर बड़ी बातें करते थे, बार-बार कहते, गांधी जी बोलते थे, बड़ी इज़्ज़त से बोलते थे, और ये कहते थे गांधी की हमने हत्या नहीं, वध किया। उनकी किताब भी है, गांधी वध और मैं, हिंदी में अनुवाद है उसका। तो वो बार-बार कहते थे गांधी जी का चला जाना बहुत ज़रूरी था। मैं उनकी बातों से नितांत असहमत होता था, उग्र हो जाता था, लेकिन वो बड़ा ठंडे बैठे रहते थे और अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे।
मुझे लगा था कि ये ब्रांड गांधी की मजबूती देखिए, एक आदमी जिससे इतनी लंबी सजा काटी हो, उसको अपने को जस्टिफाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के अखबारों तक के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जस्टिफाई नहीं हुआ, हत्या जस्टिफाई कैसे होगी? आप उसे वध बोले चाहे कुछ भी बोले। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के इस दौर में हर 2 अक्टूबर को गांधी अमर रहे ट्रेंड नहीं करता, नाथूराम गोडसे अमर रहे ट्रेंड करता है। कौन कराता है इसे? और जो भी कराता हो वो फेल हो जाते हैं हर बार। अगर अन्ना में लोग गांधी ढूंढने लगते हैं, वांगचुक में गांधी ढूंढने लगते हैं, और आगे भी अगर वो गांधी ढूंढते रहते हैं तो शायद उन्हें बाज आना चाहिए, गोडसे को कोई नहीं ढूंढता उनके सारे प्रयासों के बावजूद। अब वांगचुक और गांधी की तुलना मुझे लगता है ये अतिरंजना वांगचुक साहब के साथ भी है, क्योंकि गांधी से तुलना की जाए, गांधी एक थे, गांधी दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा नेल्सन मंडेला हो सकता है, दूसरा कोई यासिर अराफात हो सकता है, मार्शल टीटो हो सकता है, लेकिन मार्टिन लूथर किंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा गांधी हो जाए। तो गांधी एक ही था, वो आए, अपना रोल अदा किया और इतिहास पर अपना अमिट हस्ताक्षर करके चले गए। एक और सवाल मैं इसमें पूछूंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो प्रोटेस्ट, जैसा आपने भी कहा कि ऑनलाइन शुरू हुआ, तो क्या इसका इम्पैक्ट युवाओं पे, नौजवानों पे, देश भर में हुआ या बस जंतर मंतर दिल्ली तक ही सीमित रह गया? मैं आज अपने एक उदाहरण से आपको बात बताता हूँ। हम एक क्षण में जीते, क्षण का सत्य अलग होता है, लेकिन सत्य की जो परिघटना पूरी होती है वो अलग होती है। मैं जब बीए में पढ़ता था तो आरक्षण को मोहर लगाई गई थी, उसको बढ़ाया गया था, नौकरियों में आरक्षण को। उस समय मैं आगरा कॉलेज का स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन का। हम सारे लोग निकल आए और बड़ा भारी, किसी को मालूम ही नहीं था किसे क्या करना है। कुछ उत्पातियों ने एक ट्रक में आग लगा दी, और ट्रक तो किसी निजी व्यक्ति का था, क्यों आपने आग लगा दी? रास्ता जाम हो गया, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, वगैरह वगैरह। आज मैं पलट के सोचता हूँ कि उस आंदोलन का अर्थ क्या था। आरक्षण के अगर मान लीजिए चक्कर में पड़ के मैं गवर्नमेंट अफसर हुआ होता तो शायद मैं ये काम नहीं कर पाता जो मैं करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा लेकिन आपकी तरह कितने लोग सोचते आरक्षण हैं? से नौकरी पाने वाले गलत है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा आरक्षण कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देखिए, चीज़ें बदलती हैं। मराठाओं का आंदोलन, मैं अन्ना के बीच के अगर आंदोलनों की बात करूं, तो जो आंदोलन हुए आरक्षण को लेके, उससे एक बात तो हुई ना, मोदी सरकार ने एक काम तो किया कि 10% निर्बल वर्ग को भी आरक्षण दिया। वो जाति विशेष के लोगों को आरक्षण नहीं है, वो निर्बल वर्ग के लोगों का आरक्षण है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में 2 ही जातियाँ हैं, हालांकि ये मेरा डायलॉग नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक अमीर और एक गरीब। गरीब और अमीर का अंतर कम हो, सबको जीने का हक मिले, लेकिन मेरे आपके मानने से होता है? अभी रिपोर्ट आई है कि अंतर और बढ़ गया है। तो ये जब तक अंतर रहेंगे, इस तरीके के विवाद चलते रहेंगे। पर सरकारी नौकरियों की एक सीमा है, इसे लोगों को मानना चाहिए। सरकारी नौकरियां 1960 के दशक तक अंतिम सत्य थीं। अब सरकार से कहीं ज़्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर देता है। हाँ, ये बात बिहार, यूपी के नौजवानों के लिए कायदे की बात होगी कि उन्हें अब क्या रास्ता चुनना चाहिए। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन था, आप, हम और ये क्रू के हमारे सारे दोस्त इसके उदाहरण हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ, अन्ना हज़ारे के आंदोलन में मैं भी गई थी एक दिन टाइम निकाल के अपने ऑफिस से। उस आंदोलन में कई चेहरे निकल के आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन से भी दीपिका के अलावा कोई किसी को पहचानता हो, कोई पहचान बनेगी उनकी? अन्ना आंदोलन की कोख से उपजे अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा और जब उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की, तो उन्होंने तो बड़ा ग्लोरियसली कहा कि अगर देश को बदलना है तो राजनीति को बदलना होगा, अल्टरनेटिव राजनीति वगैरह वगैरह। लेकिन वो अल्टरनेटिव राजनीति का क्या हुआ? तो उस समय सबको ये धक्का लगा था, क्योंकि सामाजिक आंदोलन एक चीज़ है और राजनीति दूसरी चीज़ है। गांधी सक्सेसफुल क्यों हुए थे? गांधी सक्सेसफुल इसलिए हुए थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं महात्मा के ही उपाधि से और रोल से खुश हूँ, मैं अपना काम करूँगा। तो अगर जब एक आंदोलन का आदमी जब राजनीति में जाता है तो उस कीचड़ में खुद भी कितना नहा जाता है। खुद केजरीवाल, मैं उनको बिल्कुल बेईमान नहीं कह रहा, मैं उनकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर उन्हें जेल जाना पड़ा ना, और जेल जाना पड़ा उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया।
जबकि जब वो राजनीति में आए थे, किसी पर कोई जरा सी उस पर चली जाए तो कहते थे जी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जी, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं जी। जब उनके ऊपर आया तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो मैं उनकी खिलाफत न करते हुए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में कथनी और करनी का भेद हो जाता है। जब तक केजरीवाल एक एक्टिविस्ट थे तो उनकी कथनी करनी में भेद नहीं था। एक ग्लोरियस नौकरी छोड़कर वो आंदोलन के क्षेत्र में आए थे, बड़ा काम किया था उन्होंने। राजनीति में आते ही वो औरों की भीड़ में शामिल हो गए। दीपके के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने कुछ वक्त आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया क्या है। बुराई है, ठीक है, उन्होंने गुजारा लोगों को। हमारे कुछ पत्रकार चले गए तो लौट के फिर पत्रकारिता कर रहे हैं। उससे पहले भी ईमानदार पत्रकार थे, मेरे साथ काम किया उन लोगों ने, मैं उनकी इज्जत करता हूँ और वो आज भी ईमानदार पत्रकार हैं। तब भी उनकी एक विचारधारा थी, आज भी उनकी एक विचारधारा है। तब भी वो उसी तरह काम करते थे, आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। देखिए, राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन राजनीति के रास्ते अलग है कि राजनीति सत्ता की ओर जाती है। एक बहुत ताकतवर मंत्री ने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो इस सरकार में एक ताकतवर मंत्री है। मैंने कहा, आप लोग चुनाव जीतने को ही अपना मकसद बनाए हुए हैं क्या? ये एक अनौपचारिक बातचीत थी। उन्होंने कहा, नहीं, चुनाव हमें जीतना इसलिए जरूरी है ताकि हम जिस मकसद से राजनीति में आए थे उसको पूरा कर सकें। तो वो उनकी बात बहुत ज़रूरी थी, बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने मकसद को पूरा करते हैं राजनीति में आके, जो साउथ के तमाम नेताओं ने करके दिखाया, तब तो बात होती है। मायावती जी अगर करके दिखाती तो आज वो इस देश की नेल्सन मंडेला होती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक चेंज जो मैं समझना चाहूंगी कि पिछले 15 साल में जो आंदोलन हुए हैं और उसके स्वरूप जिस तरीके से बदले हैं, हम आगे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंसान है, उसकी ख्वाहिशें हैं, नीति अनीति की जब तक बहस है तब तक आंदोलन होते रहेंगे। अन्ना का आंदोलन, उसके बाद आप अगर देखिए तो जो उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था निर्भया के साथ, उसके अगले साल अन्ना के आंदोलन में एक लीडर था, एक अनुशासन था, उस लीडर का एक ऑरा था। वो भले ही बेचारा कठपुतली साबित हो गया बाद में कुछ लोगों की इच्छाओं की, लेकिन उसके बावजूद वहाँ कुछ सिद्धांत थे। अन्ना का एक उस निर्भया का आंदोलन था। उस बच्ची के आंदोलन ने जिस तरह बिना किसी नेतृत्व के समाज को उद्वेलित किया था, उसने सरकार को ऐसे कानून बनाने पे बाध्य किया जो शायद न बनते तो बेहतर होता, क्योंकि उससे रेप नहीं रुक गए। बनाने वाले भी कह रहे थे संसद में उस समय कि रेप रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे हम नहीं जानते। तो भाई मेरे काहे को ऐसा कर रहे हो? उससे कुछ गड़बड़ियाँ हो गई, कई इस तरह के गैंग सामने आ गए जो सेक्सटॉर्शन करने लगे, लेकिन कानून बदले गए। एक जागृति उससे ज़्यादा आई महिलाओं को लेकर। मैं खुद एक लड़की का पिता हूँ और उसने मुझे इतना झिझोड़ दिया था, मुझे, मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, सबको। वो डॉक्टर है मेरी बेटी, और हम सारे लोगों ने सोचा था कि समाज को बदलना चाहिए। अंदर से जब परिवर्तन आता है आम आदमी के, तभी तो समाज बदलता है। उसने एक बदलाव की शुरुआत की थी। किसानों का आंदोलन था, कोई लीडर नहीं था, वो डटे रहे, हर तरह से डटे रहे, सरकार ने उनकी मांगे मानी। मैं कहता हूँ सरकार, फिर उन्हें एक चेहरा तो मिला किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन का एक चेहरा कौन था? अगर हम टिकैत को कहें तो न, टिकैत सिर्फ एक मोर्चे के थे। अगर वैसे देखिए तो एक मोर्चे के थे, वहां पे तो बहुत से लीडर थे, कोई एक लीडर नहीं था। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आंदोलन के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आंदोलन का मकसद नॉन पॉलिटिकल और परिवर्तन हो, किसानों की ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया सरकार के कदम वापस लेने से, ये आज तक तय नहीं हुआ है। वो एक भय से काम हो गया, उस समय हो गया। एक बात उड़ी कि साहब लोगों की खेत चले जाएंगे वगैरह 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 वगैरह, मैं उसके मेरिट में नहीं जा रहा। लेकिन निर्भया का आंदोलन था या पाटीदार आंदोलन था, इन्होंने, या ये लेह वाला आंदोलन है, ये दूरगामी परिणाम वाले आंदोलन है। ये आंदोलन जैसे ये है, अगर सारी परीक्षाओं में पारदर्शिता आ जाती है, फुल प्रूफ इंतजाम हो जाते हैं, मैं समझता हूँ देश के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने आगरा में, आपने कहा, ज़िक्र किया कि आपने उस वक्त एक आंदोलन का हिस्सा थे और अभी भी कई आंदोलन आपने अपने करियर में भी देखा होगा। एक आंदोलन मैंने भी देखा, तो उस वक्त वो जो उबाल आता है कि नहीं सब बदल देंगे, सब बदल देंगे, वो एट द एंड लगता है ओ ये क्या हुआ? मुझे आंदोलनों से एक दो बड़ी अजीब तरह की वितरषणाएं हैं। एक तो आज़ादी मांगने लगते हैं। अरे मेरे भाई, आज़ादी बड़ा
विशाल शब्द है। आप आज़ादी से चाहते क्या है? हर आदमी आज़ादी लेना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, हर आदमी पूरी तरीके से सब कुछ बदल देना चाहता है, इनकलाब जिंदाबाद। आखिर सब बदलोगे क्या? मुझे अक्सर ये उस झुंड की तरह लगते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, जिससे संसार को लोकतंत्र की अनुपम देन दी 1789 में। वो जो क्रांति हुई थी, वो कुछ लोग गए वर्साय के राजमहल में। ये एक प्रचलित कथा है, ये ऐतिहासिक कथा नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि कुछ लोग गए। कहते हैं रानी मेरी ने कह दिया डबल रोटी खा लो, अगर ब्रेड रोटी नहीं है तो डबल रोटी खा लो, ये कथा है। लेकिन हुआ ये था कि वर्साय में ये बात सच है कि पुलिस ने गोलियां चलाई, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए, उत्तेजना फैल गई, लोग अपनी बेचैन थे और वो राजा को भगवान का अवतार मानते थे। दैवीय अधिकारों की पूरी दुनिया में उस समय राजा और रजवाड़े थे, तो वो तो अपने भगवान से रोटी मांगने गए थे बेचारे, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए गोलियां मिली। वो लौट के आए, उन्होंने वर्साय की बेस्टिल की जेल तोड़ दी। बस यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। 49 साल से ज़्यादा समय तक फ्रांस अपने ही खून से नहाता रहा इस सिस्टम को अडॉप्ट करने से पहले। भारत की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई खूनी वूनी क्रांति नहीं होती, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लड़ते हैं, आंदोलित होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सत्ता और समाज का यहाँ ऐसा अद्भुत समन्वय है कि बीच का रास्ता मिलके निकाल लेते हैं। आपने ये खूनी क्रांति कही, तो ऐसे ही जब हम कभी भी दोस्तों में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि फिर इंडिया में क्यों नहीं रेवोल्यूशन हुआ, वैसा रेवोल्यूशन जैसा बाहर हुआ। तो क्या उनका कहना था, जब हमारी चर्चा हो रही थी, कि यहाँ पे सब एक दूसरे को दबाते हैं, जिसके पास जितना पावर है वो अपने से नीचे वाले को, वो अपने से नीचे वाले को, क्या ये एक, हालांकि इस हमारे मुद्दे से थोड़ा टॉपिक हट गया है, लेकिन मैं जानना इससे तो चाहूंगी, खूनी क्रांति हो जानी चाहिए अगर इतना ज्यादा शोषण क्योंकि वो भी किसी को दबा रहा है। अरे ना, शोषण और दबाने, दब कौन रहा है? दबाव के खिलाफ ही तो क्रांति थी। वो जो भी क्रांतियां हुई वो दमन और शोषण के खिलाफ हुई। तो अगर हमारे यहाँ इतना दमन, इतना शोषण है कि एक आदमी दूसरे को दबा लेता है, तो भाई मेरे तो क्रांति होनी ही चाहिए थी। लेकिन देखिए, देशों का चरित्र होता है, हमारा चरित्र अलग है। आपने सुना होगा, जिस शहर से आप आती हैं वहाँ पे संसार की पहली राज्य क्रांति हुई थी। नंद सम्राट को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए थे। लोग कहते हैं पेशावर के आगे से चाणक्य आए और उन्होंने क्रांति करवा दी। ऐसा होता है क्या? ये बहुत बड़ा जन सैलाब रहा होगा। वो नंद राजा गए कहाँ आज तक नहीं मालूम, इतिहास इस पर मौन है। देखिए, जब क्रांतियाँ होती हैं तो उसके पीछे के मकसद होते हैं। हमारे यहाँ उसको जब उन्होंने बदला, नंद साम्राज्य हट गया, तो जब दूसरा राजा आया तो सर्टेन चीज़ें लेकर आया परिवर्तन की। हमारे यहाँ एक राजा भसदस्यु का एक वर्णन आता है, उत्तर वैदिक काल का वो राजा था। वो ये कहता है कि मैं राजा भसदस्यु, वो ये कहता है कि मैं, और अगर अपने, जब शपथ लेता है राजा, जब बनता है कि मैं यदि अपने राजधर्म से च्युत हो, मैं यदि अपने कर्तव्यों का पालन न करूं, तो मेरा और मेरे पुत्र का शिरोच्छेद कर दिया जाए। ये जनता से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको हॉब्स लॉ को रूसों ने बाद में 16वीं और 17वीं शताब्दी में फैलाया दुनिया में, जिसकी वजह से लोग कहते हैं क्रांतियाँ हुई और लोकतंत्र पैदा हुआ। तो हमारे यहाँ एक इस तरह का सिस्टम था जो चलता रहा। ईसा से पहले हमारे यहाँ लोकतंत्र था, ग्रीस के बाद लोकतंत्र हमारे ही यहाँ था। तो देखिए, लोकतंत्र की जननी है हम लोग। मुझे कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों पे बड़ा गर्व होता है, लेकिन मैं उसके बावजूद, अगर आज सरकार ने पहल की, समूचे विपक्ष ने पहल की अपनी ओर से, भाई यही तो लोकतंत्र है कि बात सुनी गई। लोकतंत्र में बात नहीं सुनी जाती। मैं अभी 7 दिन चाइना में था। तिएनअनमेन चौक वहाँ का एक तरह से इंडिया गेट है, बिल्कुल वही है, वही हालात है सारे, जैसे यहाँ है। सारे बड़े ऑफिसेस, संसद, वहाँ पे राजा का महल, राजा का पुराना कोर्ट, वो सब वही है। वहाँ पे उन्होंने सैकड़ों बच्चों को 1989 में कुचल कर मार डाला था टैंकों से। वहाँ आज उसकी कोई जिक्र भी नहीं करता, डर के बारे कोई चर्चा नहीं करता। हमारे यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पे आप बात कर लीजिए। सतलुज फिल्म के हीरो, मैंने पिछले पॉडकास्ट पे बोला था,
वो सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और केहर सिंह को भगत सिंह से ही बड़ा क्रांतिकारी बता रहे थे, जिन्होंने एक देश की चुनी हुई प्रधानमंत्री को उनके घर में मार डाला था। तो ये भारतीय लोकतंत्र है कि उनको भी जगह देता है। 2 लोग ऐसे हैं अभी संसद में जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिनकी आइडियोलॉजी में ये देश अलग तरीके का है, उनका देश अलग तरीके का होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग पे वो देश बनाना चाहते हैं या एक अलग तरह का निजाम चाहते हैं, लेकिन वो भी संसद में है। यही तो इस देश की ब्यूटी है, हम साथ लड़ते हैं, एक दूसरे से साथ चलते हैं। लेकिन बहुत शानदार। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, हमारा आखिरी सवाल है आज का, कि अगर दीपिका से आपको कुछ पूछना हो तो क्या पूछेंगे? एक सवाल। तुम्हारी मंशा क्या है कॉमरेड? वो कॉमरेड है? ये एक पुराना डायलॉग है तो ये पूछा जाता है, इरादा क्या है कॉमरेड? शशि शेखर से सवाल के इस सेक्शन में अब हम ये देखेंगे कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या सवाल किया है। वो सवाल बहुत दिलचस्प है और जवाब उससे भी ज्यादा, तो आप जरूर सुनिए। नमस्कार शशि शेखर भाई साहब, विगत 40 सालों से मैं लगातार आपको देख रहा हूं कि समाचार जगत में विभिन्न भूमिकाओं में आपने देश में अहम भूमिका अदा करने का काम किया है। अगर प्रिंट मीडिया में कहें, अखबारों के माध्यम से कहें, तो आपने अपनी अमिट छाप देश के अंदर छोड़ने का काम किया है। एक विचार मेरे मन में बार बार आता है, जिस भागम भाग के युग में जब आदमी के पास समय कम है और तत्काल सब कुछ जान लेना चाहता है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जो खबरें आती हैं वो तत्काल मिलती हैं, ताज़ा तरीन मिलती हैं, और युवा वर्ग खासकर पढ़ने में मन कम लगा पा रहा है। यानी प्रिंट मीडिया के जो अखबार हैं वहाँ तक युवा वर्ग नहीं पहुँच रहा है। कैसे प्रासंगिकता बनाए रखी जाए युवा वर्ग में प्रिंट मीडिया के प्रति, अखबारों के प्रति, जिससे उनका पढ़ने में भी मन लगे। हम देखते हैं कि पढ़ने में मन न लगने से वो धीरे धीरे हमारी एकाग्र मन जो है वो हो नहीं पा रहा है, जबकि हम ज़्यादातर काम अपना सुनकर के ही हम सीख पा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म्स पर हैं उन पर हम खबरें सुनते हैं, पढ़ते कम हैं। न पढ़ने की वजह से जो युवा वर्ग है या पाठक वर्ग है वो खबरों में एकाग्रचित्तता नहीं बनाए रख पा रहा है। हमारा आपसे सुझाव भी है और अनुरोध भी है, आप ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे युवा वर्ग पढ़ने में मन लगा पाए और वास्तव में वो एकाग्रचित्त होकर के देश और समाज के बारे में सोच पाए। इस पर आपकी क्या राय है? ब्रजेश जी नमस्कार, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, प्रिंट, लोग अक्सर कहते हैं कि नौजवान अखबार नहीं पढ़ रहे इसलिए प्रिंट खत्म हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा आपको संशोधन कर दूं। आप ब्रजेश जी भले ही पुरानी पीढ़ी के अब हो चले हैं, लेकिन आप अखबार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको अखबार पे भरोसा है। आप एक विज्ञापन या एक कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे डाल के देख लीजिए जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो, और वही अखबार में छपा के देख लीजिए। आप जो रिस्पॉन्स की क्वालिटी होगी उसमें अंतर देखेंगे। सिर्फ जेन्युइन लोग आएंगे आपके पास अखबार के जरिए। तो अखबार, मैंने देखा है कि जो लोग अखबार नहीं पढ़ रहे होते हैं बचपन में, वो भी जब प्रोफेशन में उतरते हैं तो अखबार पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सीरियस थॉट्स की ज़रूरत महसूस होने लगती है। अब आपके, इनफैक्ट आपने 2 सवाल पूछ लिया। बहुत ब्रजेश जी चतुर राजनेता हैं, तो आपने समय का सदुपयोग किया। दूसरा आपने मुद्दा उठाया है सवाल से ज़्यादा, कि लोगों की एकाग्रता में कमी आ रही है। आप तो जानते हैं कि नॉर्वे पहला ऐसा देश था जिसने कॉपी किताब अपने यहाँ बैन कर दिए थे, और उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन ही शिक्षा होगी। उनके बच्चों में जिस तरह एकाग्रता की कमी आई, वो एकाकी रहने लगे, वो हिंसक होने लगे, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा। उन्हें लगा हमने तो एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी, अब अगली पीढ़ियाँ बर्बाद न हो, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि 1 अगस्त से आगे वो सिर्फ कॉपी किताब से पढ़ाई करवाएंगे, स्कूली जो पढ़ाई होगी वहाँ पर बैन कर दिया है। संसार के कई देशों में 14 साल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है सोशल मीडिया पे। कई जगहों पे रात पे यूज़ करने पे पाबंदी है। कई जगह 18 साल तक पाबंदी की गई है। इससे पहले अभी ब्रिटेन ने किया था। हमारे भी देश में चर्चा चल रही है, लेकिन आप लोग सत्ता में हैं, बहुत से काम आप लोग भी करा देते हैं, तो आप ही लोग पहल कदमी कीजिए। आप उप मुख्यमंत्री हैं कि
हमारे नौजवान अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए कम से कम बचपन में और जब तक वो बालिग न हो जाएं, सर्टेन कंटेंट से दूर रहें और सर्टेन समय के लिए उनको अपने साथ जीने का अवसर दिया जाए।